अच्छा, फर्स्ट हाफ में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितने भी तरीके की एनालिसिस पढ़ी है, जितनी भी तरीके की हमने विजुअल स्टडीज़ की हैं, यानी कि किस तरीके से हम अपने डेटा को बनाते हैं, किस तरीके से हम अपने ग्राफ को बनाते हैं, उन सब में अगर आप लोगों के पास रैंडमली आपके पास ऐसा डेटा आता है तो आप उसको कैसे इन्फर करेंगी? क्योंकि अगर डायरेक्टली आपके पास आ जाता तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तो शुरू थोड़ी सी वो स्लाइड जो लास्ट क्लास में हमारी रह गई थी उनको करके फिर हम जल्द ही एक्टिविटी वाले पोर्शन पर आ जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को खुला रखना आज की क्लास में, तो बहुत अफाका होगा। अच्छा, जब भी हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो बेसिकली आप लोग वैसे रिग्रेशन लाइंस पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो ये हमारे पास रिलेशनशिप दे रही होती है दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी रिग्रेशन क्या हमारे पास टूवर्ड्स मीन है या नहीं है, रिग्रेशन हमारे पास किस तरीके की आ रही है, हाइट्स पे कैसे डिपेंड कर रही है, हमारी जो लाइन है क्या वो बेस से पास हो रही है या नहीं हो रही, क्या उसके अंदर इंटरसेप्ट मौजूद है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम आप इसकी एनालिसिस कर रही होती हैं तो इसकी इस तरीके से इसको देखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसको देखने के लिए अगर आप प्रिडिक्टिव वर्सेस एक्सप्लेनेटरी रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये होती है कि आप ये प्रिडिक्ट करें कि आपकी रिग्रेशन कैसी होगी। आपके पास लेट सपोज आप ये सोचती हैं कि जब भी हाइट बढ़ेगी किसी की तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। लेट सपोज ये आपकी एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपके रिग्रेशन एनालिसिस को भी एक्सप्लेन करे। आपकी प्रेडिक्शन है, आप कुछ भी सोच सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कुछ भी सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लाउड सोचें। कुछ भी सोचने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूर हो। तो इसमें आप अपने पास एक डेवलप क्या नाम है मॉडल्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, यानी कि अपने किसी भी चीज़ की का फेट प्रेडिक्ट करने के लिए या उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कि जो एनालिसिस आप कर रही हैं वो किस तरीके की एनालिसिस देगा। अगर आपने इस ग्राफ को ज़रा सा गौर से देखा होता तो आप लोग देखिए इधर एक लाइन मौजूद है। ये मोस्टली प्रिडिक्टिव लाइन ये होती है कि जो आपका आनी ऐसी चाहिए थी, आपके पास ऐसी लाइन होगी। अब इस पर कितने पॉइंट्स हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स हैं जो इसके ऊपर आ रहे हैं, ये फिर अलग स्टोरी होती है। इससे फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी एनालिसिस कितनी रिग्रेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा बहुत स्कैटर्ड सा प्लॉट होता है और जब आप लाइन लगाते हैं तो बिल्कुल बीच से एक लाइन जा रही होती है जो किसी को भी फॉलो नहीं कर रही होती। तो ये आपकी प्रेडिक्टिव एनालिसिस होती है जो बता रही होती है कि ऐसे एक्स पर ऐसा वाई होना चाहिए तो लाइन ऐसी होगी, लेकिन आपकी लाइन उसको फॉलो, आपका जो डेटा है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा होता। उसी बेसिस पर वो आपको बताता है कि आपका डेटा एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस से कितना दूर है। जितना दूर होता है उतनी ही एनालिसिस जो है वो आपकी एक्स वाई इंडिपेंडेंट होती है, उतनी ही वो डिपेंडेंसी को शो नहीं कर रही होती। और अगर आप एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस की बात करें तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही होती है किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की कि एक्स की वाई से क्या रिलेशन है, वाई का एक्स से क्या रिलेशन है, एक्स का जेड से क्या रिलेशन है। कोई भी दो वेरिएबल्स जो आपके अंडर स्टडी है ये उसकी रिलेशंस को शो कर रही होती है। उसके बाद आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि आपके पास जो रिग्रेशन मॉडल है क्या वो प्रॉपरली रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, आपके पास किसी भी दो वेरिएबल्स के आपस में क्या एनालिसिस है। अच्छा, अगर हम ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल देखें तो ये कैसा मॉडल है? अगर हम ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल की फिगर देखें तो आपके ख्याल में ये कैसा मॉडल है? ये इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपकी फिर इसको ये किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, वो ये ट्रेंड है जिसके ऊपर ये फॉलो कर रही है। एक्चुअल वैल्यूज़ आपके ट्रेंड के बिल्कुल ऊपर भी हैं, बिल्कुल नीचे भी, मतलब ज़रा सा नीचे भी है, ज़रा सा ऊपर भी हैं। तो ये आपकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो ये लाइन थी और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो ये पॉइंट्स हैं। इन दोनों के दरमियान कितना रिलेशन कोहेरेंस है, कितना ज़्यादा वो एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, कितना ज़्यादा वो एक दूसरे से डिफ़र कर रही हैं, कितना ज़्यादा वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ये सारी की सारी बात इसी पर डिपेंड करती है। और यही दो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी ज़्यादा आपकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर या साइड में आ रही है। इस वक्त आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू से कुछ पॉइंट्स हैं जो नीचे हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो ऊपर हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू के ऊपर ही आ रहे हैं। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसकी जितनी नहीं बताया होगा चले, इसकी जितनी ज़्यादा डेविएशन होती है ये आपका स्लोप होता है।
और ये आपके एक्स एक्सिस से ये लाइन जितनी ऊपर होती है वो आपका इंटरसेप्ट होता है। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर ये लाइन इधर से गुजर रही होती तो इसका मतलब होता कोई इंटरसेप्ट नहीं है, लेकिन ये लाइन जितनी जितनी ऊपर की तरफ से गुजरेगी उतना इंटरसेप्ट होगा। तो मुख्तलिफ ग्राफ में इंटरसेप्ट आता है। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ दे रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एनालिसिस के बाद, तो अगर इंस्ट्रूमेंट आपका प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हो और आपने उसमें ब्लैंक करेक्ट किया हुआ हो तो तब आपके पास इंटरसेप्ट नहीं आता। लेकिन अगर इंटरसेप्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कुछ वेरिएबल्स हैं, यानी कि हो सकता है कुछ रैंडम एरर्स हों, कुछ दूसरे एरर्स हों जिसकी वजह से आपको इंटरसेप्ट मिल रहा हो, और ये रहा आपका इंटरसेप्ट। सही है। हमारे पास दो तरीके की रिग्रेशन एनालिसिस होती है, या तो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस होती है, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस होती है। यानी कि या तो आपके पास सिंपल डेटा पॉइंट होता है या आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट को आप एक साथ देकर देख रही होती हैं, तो दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर आप इसको देखें तो मल्टीपल में क्या है, बस उसी को बार बार आप रिकरेंस लिख रही हैं, और सिंपल वाले में आपने उसको वन टाइम लिखा है, मल्टी वाले में आप उसको बार बार लिख रही हैं, क्योंकि मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस में मल्टीपल डेटा को आप एक साथ स्टडी करने की कोशिश कर रही होती हैं। अब यकीनन आप में से कोई मुझसे पूछेगा कि एक्सेस 2 होते हैं तो मल्टीपल चीज़ों को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम एक साथ मल्टीपल चीज़ों का एनालाइज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस ही का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, अगर आप मल्टी रिग्रेशन मॉडल देखें तो आपके पास एक्स वाई और साथ में जी एक्सेस भी मौजूद है। यानी कि अगर आपके पास एक्स वाई और जी एक्सेस मौजूद है तो कुछ चीज़ें हैं जो एक्स वाई के दरमियान रिग्रेशन दे रही होंगी, कुछ होंगी जो वाई जेड के दरमियान दे रही होंगी, कुछ होंगी जो एक्स वाई के दरमियान दे रही होंगी। तो आपके पास ये बेसिक कुछ एरिया है जहाँ पर आपका डेटा मौजूद है। ये 3D स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। आप चाहें तो इसको 3D स्ट्रक्चर में ना दिखाएं, 2D मॉडल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब भी जेड एक्सिस का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा तो आपको 3D मॉडल ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ये मल्टी रिग्रेशन एक साथ नज़र आ रही है कि आपके पास मुख्तलिफ एनालिसिस को आप एक वाई के ऊपर आप 2 एक्सिस से डील कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त एक वाई के साथ 2 डायमेंशन मौजूद हैं, तो यानी कि आप जेड एक्सिस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिक जितना भी आपका डेटा है वो इस सेंटर में रिसाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि एक्स वाई के दरमियान ही आपका डेटा मौजूद है। अब हम उस टॉपिक पे चलते हैं जो कि बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। ये सिर्फ वो स्लाइड्स हैं जो लास्ट टाइम हमने रह गई थी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, ठीक है। ये तो आप लोगों ने बस सिर्फ देखकर जो, और अच्छी बात भी है कि एक अच्छा ग्राफ वही होता है जो देखकर ही बात बता सके। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। तो अब हम इसको नहीं किया, इन कैलकुलेशन को करने के लिए अगर आप इस ग्राफ को ही देखें तो आपको ये सारा डेटा यहाँ नज़र आ रहा है एक्स और वाई एक्सेस पर। तो आप अपने आप को ज़्यादा श्योर करने के लिए इस तरीके से कंफर्म भी कर सकती हैं, अदरवाइज़ जो आपकी नज़रों ने पहचाना था वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, अब हम इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक का आप लोगों को समझ आएगा रेशो के हिसाब से 1 से नीचे कितने जा रहे थे, जितने जा रहे थे इसका मतलब ये वो सारे ईयर्स हैं जहाँ पर हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रेशो सही नहीं था, जो ऊपर जा रहे थे वो ठीक था। सो गुड फॉर अस। अच्छा, अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। इसमें क्या है कि इन हाउ मेनी ऑफ द गिविंग ईयर्स वेयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी जेड मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द गिविंग। यहाँ तक भी आप लोग सही जा रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास 2 तरीके से डेटा गिवन है। हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, पीस ओवर द ईयर्स है हमारे पास, जो कि हमने लाइन ग्राफ से मेंशन किया हुआ है। और दूसरी तरफ हमारे पास इन ईयर्स के हिसाब से दिया हुआ है 12, 13, 14, 15, 16, 17 वर्सेस रेनफॉल कि कितनी रेनफॉल हुई थी। तो अगर आप इस रेनफॉल को कंपेयर करना चाहें कि प्रोडक्शन पे क्या अफेक्ट पड़ा है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी रेनफॉल तो ज़्यादा है लेकिन साथ में प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, तो क्या आप इसका कोई रिलेशन निकाल सकती हैं? नहीं। इसका मतलब है कि अगर एक जर्नली मैं आपसे पूछूं तो आप ये कहेंगी कि वीट प्रोडक्शन का रेनफॉल से कोई डायरेक्ट हमें रिलेशन नहीं, या कोई सा भी रिलेशन हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किसी ईयर बारिश ज़्यादा हुई है, वीट प्रोडक्शन बहुत कम हुई है, किसी ईयर बारिश ज़्यादा हुई है और वीट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हुई है। और अगर हम 2015 को ऑब्जर्व करें तो वीट प्रोडक्शन 2012 से ज़्यादा हुई है, जबकि बारिश 2012 के मुकाबले में बहुत कम हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी लॉजिकल रिलेशन नहीं बन रहा वर्सेस वीट प्रोडक्शन वर्सेस रेनफॉल का।
अच्छा, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपका कौन सा ईयर ऐसा है जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू रखता है, इन दोनों ग्राफ से एस्टिमेट करके आप बता सकते हैं। पूछा है उस सवाल के मुताबिक सिंपल वन लाइनर आंसर यही होगा कि 1999। अच्छा, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो क्या डिफरेंस है आपके पास इन दोनों एवरेज नंबर में पोलियो केसेस के 2015 और 2016 में डिफरेंट स्टेट्स के। अच्छा, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इससे आपको क्या समझ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके ग्राफ आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि आपका ग्राफ आपको ये प्रोवाइड कर रहा होगा कि डिफरेंस क्या है मैक्सिमम और मिनिमम का, डिफरेंस क्या है आपके पास जो मैक्सिमम लोकली प्रोड्यूस मोबाइल, ये तो अभी मैंने मोबाइल के ऊपर, लेकिन मैं जर्नल भी बता रही हूँ। मैक्सिमम आपके पास अगर प्रोडक्शन के ऊपर है तो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। जब आपने ग्रोथ के ऊपर देखा था तो आपने देखा था कि मैक्सिमम ग्रोथ किस आपकी उसकी आ रही है और मिनिमम किसकी है, मैक्सिमम किस एरिया में है, परसेंटेजेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी भी ग्राफ के अंदर देखनी होती हैं जब आप उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका कंप्लीट का डेटा है जो अभी मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था, ये उसका कंप्लीट का टेबुलेशन में फॉर्म में मौजूद है। अगर आपको टेबल फॉर्म में ज़रूरत हो, यानी कि अगर आप किसी को न्यूमेरिक नंबर्स में बताना चाहते हो तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, और अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड बताना चाहती हो तो आप ग्राफ से काम चला सकती हैं। अच्छा, बस